हेलो दोस्तों, वेलकम टू कानपुर करियर एकेडमी। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सीटेट में ईवीएस का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट 2016 का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आकलन प्रकृतियों के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो इसमें देखना है सबसे कम जो आकलन मीन्स सीखने के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो बच्चे को निजी विकरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये हमारा सही है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ये भी हमारा सही है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती हैं। ये हमारा गलत है। बच्चे को अगर ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा अगर पहले से ही बोल दिया जाएगा तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सीखने में आनाकानी करेगा। तो इसमें इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर जो है ये सबसे कम सटीक बैठ रहा है। बाकी सारे सही है। बच्चों को पोर्टफोलियो में केवल उनके बेहतर कार्य जो कार्य ना होकर उनके सब तरह के कार्य होने चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये पोर्टफोलियो बच्चों की एक जो होती है डायरी होती है, टीचर लोग बनाते हैं डायरी। उसमें बच्चे की और टीचर की भी, दोनों लोगों की बनती है। उनके जो होते हैं जो डेली की दिनचर्या उसमें नोट की जाती है। तो उसमें केवल उनके अच्छे ही कार्य नहीं होने चाहिए, बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये भी सही है हमारा। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त जो हमारा बैठ रहा है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने में समझ प्रदान करती हैं, यही हमारा सबसे कम अच्छा बैठ रहा है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्या आपने अपने घर या आसपास के लिए जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है? इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है कि आपने अपने आसपास के जानवर देखे हैं, उनके छोटे बच्चे देखे हैं, इससे किस चीज़ की सीख मिलती है बच्चों को? तो इसमें वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग, न्याय एवं सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। इससे जो बच्चे देखेंगे उनको और उनकी जो क्रियाकलाप होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको अपनी डायरी में लिखेंगे। जैसे जू वगैरह छोटे बच्चों को ले जाया जाता है तो वहाँ पर वो अपने साथ डायरी भी ले जाते हैं। उनको टीचर जो होते हैं डायरी भी ले जाने देते हैं। वहाँ पर बच्चे उनको देखेंगे जानवर को, उनका नाम और उनके क्रियाकलाप को रिकॉर्ड करेंगे। यही हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन बैठता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय वस्तु प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कौन सा विकल्प सही बैठेगा। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु का पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाए, क्योंकि इसमें सारे जो हैं इसमें एक ही में आ गए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु का पद्धति का प्रयोग। ये सीटेट जो होता है इसमें पेडागॉजी जो होती है इसमें ऑप्शन तो सभी सही लगेंगे, लेकिन उसमें भी आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होता है। इस वजह से इसके सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे, ऑप्शन सभी बड़े होंगे, बट आपको सभी ऑप्शनों को पढ़ना है। और ज़्यादातर जो तुक्का वगैरह लगाते हैं जो मतलब, तो उसमें क्या होता है अगर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसमें जो ऑप्शन सबसे बड़ा लगे वही, और पॉजिटिव जो होता है उसको आपको सेंस में देखते हुए उसी को सही मानना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा 5A का एक शिक्षक एक सवाल देते हैं। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। कक्षा 5A का टीचर एक सवाल दे रहा है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ठीक है। जबकि कक्षा 5B सेक्शन में बटे होते हैं ना, शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? क्या होगा धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इसमें जो कक्षा 5A के बच्चे हैं वो जो होंगे तो वो 5 ही लाभ लिख पाएंगे। 1 2 3 4 5 के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो कक्षा 5A का बच्चा होगा वो केवल 5 ही लाभ लिख पाएगा, 6वां कुछ नहीं लिखा। तो इसका जो हमारा बंद अंत वाला होगा प्रश्न, कैसा होगा? बंद अंत वाला और अपसारी होगा। लेकिन जो कक्षा 5B का जो बच्चा होगा ना वो क्या होगा, धरती पर पेड़ ना हो। तो धरती पर अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिल पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये हमारा मुक्त अंक वाला प्रश्न होगा। और अब सारी इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा का व्याख्यान सही से लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन
के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। कक्षा फर्स्ट का बच्चा है और उसको पर्यावरण के बारे में कौन सा सत्य ये बताना हमको। पर्यावरण सिखाने के लिए आकलन सिखाना होता है। आकलन मीन्स उसमें पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। मौखिक परीक्षाएं कराई जाएं क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में सक्षम ना हो। ये बात सही है, मौखिक कराना चाहिए। अगला ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ये भी हमारा सही है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों नहीं, यहाँ पर शिक्षार्थी होना चाहिए। शिक्षार्थियों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षार्थी का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी हमारा सही होगा। किसी को ना रोके नीति, किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है, क्योंकि बच्चों का आकलन तो बहुत ही ज़रूरी है। जिसका ऑप्शन ए बी सी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मना करा, डायरेक्ट निगेटिव को हम लोग नहीं लेंगे, बच्चों को पॉजिटिव पे रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर तैरती रहती है। वाकई जब एल्यूमिनियम की फाइल होगी उसको पानी में डाल दोगे वो ऊपर तैरेगी। फिर वह इस मॉडल को मरोड़ कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है। तो जब उसको निचोड़ देगी तो उसमें उसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो वो पानी में डूब जाएगी। और बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देती है कि कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्न में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग हुआ है, इसमें परिकल्पना होगी, क्योंकि बच्चों को कल्पना करनी होगी कि किस टाइप से हुआ है, उसको देखेंगे, उसको करेंगे, इस वजह से ये परिकल्पना कौशल का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, यानी किसके सिवाय निम्न में से सभी वांछनीय। सभी तो जरूरी है लेकिन एक को हटाकर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हमारा अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता जो है क्या होता है, संवर्धन करने में, इसमें करने, ये भी हमारा इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा। बच्चे की आकस्मिकता व्यक्तित्व का पोषण करना, ये भी कुछ नहीं है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे बड़ा है और पॉजिटिव भी है। सबसे बड़ा और पॉजिटिव जो है हमको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो रहा है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में जो हमारे क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उनको देख के डरना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल बेस से होते हैं क्वेश्चन। उनको कायदे से पढ़ोगे एक ही बार में समझ में आ जाएंगे और हम लोगों को पॉजिटिव और बड़े क्वेश्चन की ओर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर भी शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कौन सी गतिविधि कराएं कि जो कि वृक्ष संरक्षण के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कक्षा 5 के बच्चों के बारे में क्वेश्चन है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये गलत है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं होगी। इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिताओं को हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है, पोस्टर में कोई प्रतियोगिता नहीं। सामूहिक चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना, ये भी हमारा गलत है, शिक्षार्थियों का समूह नहीं बनाना। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने, देखा होगा आपने सरकारी स्कूलों में कई पौधे लगे होते हैं, वो बच्चों के द्वारा ही लगवाए जाते हैं, जो कि उनका छोटे से लेकर एकदम जब तक उसमें फल नहीं आते हैं उसको देखभाल बच्चों को ही करनी पड़ती है। हर बच्चों को एक न एक पेड़ दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, ये वृक्ष संरक्षण के बारे में सीखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक और सबसे बड़ा ऑप्शन बैठ रहा है, सबसे पॉजिटिव भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह को सीखने विशेष पसंद करते हैं। वाकई बच्चे जो हैं चित्रकला बनाने में बहुत ही रुचि लेते हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है, सही है। सहपाठी जो उनके साथ में पढ़ने वाले हैं वो सब लोग बैठ के बनाते हैं, जो चित्र वगैरह बनाते हैं। अगला, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है, क्योंकि पेड़ पौधे चिड़ियाँ गाय भैंस जो भी देखते हैं वो बनाते हैं चित्रकला में। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी
होते हैं, ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, डी नंबर, ये गलत है। इसमें जब चित्र बनाए जाते हैं तो इसमें कोई भी अनुशासन नहीं होता है, कोई भी कहीं पर भी बैठ कर बना सकता है, किसी भी तरह की बातचीत करके बना सकता है जो उनके मन में आए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10th होगा। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्न में से कौन सा प्रयोग संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो प्रयोग करना जो है, प्रयोग करना, किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह में प्रयोग तो बड़े बच्चों के लिए हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जैसे पेड़ पौधे लगाना, पेड़ संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाना, ये हमारा किस तरह का आकलन होगा। ठीक है, तो चित्रपठन गलत होगा, सृजनात्मक लेखन ये भी गलत होगा, निदर्शन और प्रदर्शन ये भी गलत होगा। इसमें हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक गतिविधि जो भी करना होता है हाथ से करना होता है, क्योंकि प्रयोग करना, प्रयोग करने के बारे में बात कर, कोई भी प्रयोग करेगा बच्चा तो अपने हाथ से, हाथों की मदद से और अपने शारीरिक गतिविधि के द्वारा करेगा। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉजिटिव ऑप्शन है और सही भी है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास उनके प्रकरणों में से अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सजीव, निर्जीव, जल चक्र ये किस टाइप से सिखाया जाता है। तो परिवार और समुदाय में रहकर सीख सकते हैं, सही है। पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकों से भी सीख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। तो इसमें हम लोग पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि सजीव, निर्जीव और जल चक्र, पेड़ पौधों के उसमें चित्र बने होते हैं। शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर भी सीख सकते हैं, और कहानियाँ और कविताओं के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कांच के एक जार तथा बोतलों में अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी लोग ऐसा करती हैं कि जब अचार रखने से पहले उसको, अचार को काट के धूप में सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? और वो जो अचार रखा जाता है छत पे, उसको हम लोग चुरा चुरा कर खाते भी खूब हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि अचार को धूप में क्यों सुखाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अभी तक नहीं पता होगा शायद किसी किसी को, तो हम लोग देखते हैं। उसमें तापमान में वृद्धि करने में गलत है, उसमें धूल को हटाने में ये भी गलत है, अचार के स्वादिष्ट बनाने में ये भी गलत है, नमी को पूर्णतः सुखाने में, नमी को पूर्णतः सुखाने में। जो अचार होता है उसमें नमी होती है, तो नमी जब सूख लेता है इसके बाद वो अचार जो है वो अचार बेकार नहीं होता, उसमें फफूंद नहीं लगती है। तो मम्मी लोग पहले से ही पढ़ी लिखी होती हैं, आप लोगों को पता होगा, चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो लेकिन वो काम पढ़े लिखे वालों करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए कहती हैं, 15-20 वर्ष पहले, 15 से 20 वर्ष पहले जो था कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो एक कारण पूछ रही हैं, क्योंकि रेनू जो है वो पढ़ी लिखी होगी। तो 15 से 20 वर्ष पहले पानी था लेकिन अब नहीं है, दादी उनको कुआं दिखा रही हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये सही है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो सीमेंट नहीं थी, तो पेड़ों को जो आसपास थे उसको कुआं, जैसे ये कुआं बन गया आपका, यहाँ के आसपास जो ये यहाँ पे सीमेंट के चबूतरे बना दिए जाते हैं, तो इससे जो बरसात का पानी होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। तो कुएं के अंदर जब पानी नहीं जाएगा, ये बरसात का पानी कुएं में आता है, कुछ नीचे से वाटर लेवल से भी आता है, तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। तो कुएं के आसपास जो मिट्टी के सीमेंट से ढक दिया जाता है, ये गलत, यही सही है, क्योंकि इसी वजह से सूख रहे हैं कुएं। और दूसरा, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हैं, ये भी दूसरा रीज़न हो सकता है, इससे वाटर लेवल नीचे जा रही है तो भी कुआं सूख सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी अब कुएं में पानी का प्रयोग नहीं करता, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर इसके ए और बी दोनों सही हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग, 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि बगुला भैंस पर बैठता है। क्वेश्चन जो बहुत सारे इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे, बस आप लोगों को केवल एक बार देख लेना, दोबारा जब भी आप ये आएंगे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों? हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने देखा होगा जब भैंस वगैरह चरती हैं तो उसके ऊपर बगुले और कौवे वगैरह बैठ जाते हैं। तो क्यों? यहाँ पे बगुला केवल दिया हुआ है, बाकी कौवा भी बैठता है, कौवा भी इसमें आ जाएगा इस क्वेश्चन के जरिए। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, ये गलत है। भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मदद करती है, ये कोई सवारी नहीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, टैक्सी नहीं है। बगुला भैंस को रहना चाहता है, ये भी, क्योंकि बगुला और भैंस के बीच में सहजीवी का संबंध बनता है। अब वो कैसे बनता है हम आपको समझा रहे हैं कि जो बगुला होता है
वो भैंस की जो पीठ पर जो किलनी वगैरह होती हैं, आप लोगों ने देखो किलनी जुएँ वगैरह किलनी वगैरह होती हैं, तो उनको बगुला खाता है और इससे जो बगुला का पेट भरता है और भैंस के भी जो कीड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि भैंस स्वस्थ हो जाती है। तो एक दूसरे को दोनों को फ़ायदा हो रहा है, इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सहजीवी बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो जड़ कौन सा कार्य नहीं करती है, ये पूछ रहा है। भोजन भंडारित या संचित करना, सही है। जड़ भोजन भंडारित करती है और संचित भी करती है तथा जल को भी देती है फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से। फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से जड़ जो है हमारी वो देती है, फ्लोएम के माध्यम से नहीं। फ्लोएम तो हमारा भोजन देता है। फ्लोएम जो सूर्य किरणों से मिलता है भोजन, सूर्य के किरणों से मिलता है भोजन हमारा, तो फ्लोएम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हमारा जाइलम का काम करती है जड़, ठीक है। जाइलम भोजन भंडारण एवं संचित करना, ठीक है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, यह भी जड़ करती है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, यह भी करती है। ऑप्शन नंबर बी नहीं करती है, ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसमें निम्न में से नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी क्या थी? ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर थी, तो हमारे सही है। इसके बाद अगला है, उसने अपने नाम बहुत रिकॉर्ड किए, वह 130 किलोग्राम वर्ग तक भार उठा सकती थी, ये भी सही है। वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने के लिए अभ्यास कर रही थी, ये भी हमारा सही है। वह कर्नाटक से थी, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। यह कर्नाटक से नहीं थी, तो कहाँ से थी बच्चों? ये हमारी आंध्र प्रदेश की थी, आंध्र प्रदेश की थी कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की थी हमारी, ये हमारी कर्नाटक से नहीं थी। और इसके नाम पर भी ही अभी जो क्या नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम रखा गया कर्णम मल्लेश्वरी के नाम पर। कर्णम मल्लेश्वरी का वहाँ पर क्या बनाया गया? वहाँ की प्रमुख बनाया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रमुख कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सीढ़ीदार कुएँ अथवा बावड़ी निम्न में से किससे संबंधित है? सीढ़ीदार कुएँ या अथवा बावड़ी निम्न में से किससे संबंधित है? तो हम लोग देखते हैं कि ये किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर है ए नंबर है, वे जल भंडारण एवं संरक्षण, वे जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये हमारा सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में सीढ़ीदार कुएं का प्रयोग किया जाता है, उसमें जाकर नीचे से पानी ले आते हैं सीढ़ी में, बिना रस्सी के जल संरक्षण भी होता है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, तो ये भी सही है हमारा। जहाँ पर वर्षा की कमी होती है वहाँ पर उनका सीढ़ीनुमा कुएँ बनाए जाते हैं, तो कुआँ होता है वहाँ पे सीढ़ी से लोग पानी ले आते हैं। उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। उसमें संदूषित जल नहीं होता, उसमें स्वच्छ भी जल होता है सबटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वारली हमारा कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है? वारली हमारा कहाँ का पारंपरिक कला है? तो वारली हमारी कहाँ की है? वारली हमारी महाराष्ट्र की है। और अल्पना हमारी राजस्थान की है। अल्पना हमारा राजस्थान की है। और बिहार का क्या है? छठ पूजा हमारा कहाँ की? बिहार की। और दुर्गा पूजा हमारी पश्चिम बंगाल की है। तो एक पारंपरिक कला से भी आते हैं क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा मैप, इंडिया के मैप से क्वेश्चन आता है। इंडिया का मैप आप लोगों के पास ना हो तो उसको खरीद लें, उसको डेली सुबह शाम जब भी अपना टाइम मिले या चाय पीने के साथ वहाँ पर देख सकते हैं आप। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती कौन सा राज्य है? तो ये क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन मैप से आपको 100% आएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपके मैप से 100% आएंगे। आप लोग देख के जाना कि तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं। तो तमिलनाडु के नीचे कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इस टाइप से मैप होगा। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं मैप में कि कहाँ पे होगा, किस टाइप से होगा। ये जो मैप हमारा यहाँ पे तमिलनाडु होगा, ये तमिलनाडु होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु को मालाबार तट बोलते हैं, सॉरी। तमिलनाडु को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। यहाँ से इस टाइप से यहाँ पे तमिलनाडु होगा हमारा, और इसके बाद यहाँ पे केरल होगा हमारा, केरल, और यहाँ पे हमारा कर्नाटक होगा, और यहाँ पे इस टाइप आंध्र प्रदेश होगा। तो ये तीनों जो राज्यों की सीमा है ये हमारी
तमिलनाडु से मिलती हुई है। तमिलनाडु को क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। कोरोमंडल हमारे केरल के तट को बोलते हैं, केरल के तट को कोरोमंडल बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास या किसी जानवर के हिलने की ध्वनि को में अंतर बता सकता है? निम्न में से किसमें ये सुनने की शक्ति होती है कि वह घास में और वायु की और पत्तों के हिलने की ध्वनि को में अंतर बता सकता है? तो इसमें कौन सा हो सकता है? ये हमारा बाघ सबसे राइट होगा। ये बाघ हमारा नाइट में शिकार करने के लिए निकलता है, क्योंकि उनको नाइट में भी मनुष्यों की तुलना में कम 6 गुना ज़्यादा दिखता है। कितना दिखता है? 6 गुना ज़्यादा ये देख सकते हैं बाघ। और गिद्ध हमारे मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। कितना? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो हमारे घास और जानवर की ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे जो घास के हिलने की आवाज़ आ रही है या जानवर के चलने की ध्वनि का। और ये रात में निकलते हैं और रात ही में ये लोग शिकार करते हैं, क्योंकि दिन में इनको चलने से चिड़ियाँ चहचहा के पूरे जंगल में शोर मचा देती है, तो जानवर छुप जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला फिर हमारा इंडिया के मैप से ही होकर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कौन सी हो सकती हैं? तो अहमदाबाद और केरल, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा केरल। ये हमारा केरल, यहाँ पे केरल, यहीं पे अहमदाबाद, ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात और ये केरल, गुजरात के पास अहमदाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखना हम लोगों को क्या कहते हैं, तो ये किस टाइप से थोड़ा, तो इसमें कौन सी सुरंगें होती हैं? तो हमारा पश्चिमी घाट की जो सुरंगें होती हैं, क्योंकि केरल को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलते हैं। केरल के तट को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलते हैं। तो यहीं की सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमारा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा? गोल है या अंडाकार है? इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष यानी उल्टी दिशा में कौन से हैं हम लोग? तो हम लोग को ये पता है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और कुछ लोग दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे अर्जेंटीना वगैरह हो गए, तो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो जब दक्षिणी अर्जेंटीना में जब सुबह होगी तो हम लोगों को यहाँ शाम होगी, जब अर्जेंटीना में दिन होगा तो हमारे यहाँ रात होगी। उल्टा होता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर? ये दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने से, कौन सा? मिट्टी का तेल डालने से जो डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन थम जाता है। ये सही है हमारा। मच्छरों से तेल का द्वारा विकर्षण होता है, इसमें ये गलत है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये गलत है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी गलत है। मच्छर जो मिट्टी का तेल है, वो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का जो प्रजनन थम जाता है। इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की बात कॉलोनियों यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? इसमें नहीं को आपको बहुत गौर करना है, नहीं को आपको ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से मधुमक्खियों की भांति कौन सा कॉलोनियों में नहीं रहता है? तो ततैया बर्रा रहती है, दीमक भी रहती है, चींटी भी रहती है, लेकिन मकड़ी हमारा जो है कॉलोनियों में नहीं रहती। कॉलोनी का मतलब जो घर बना के रहना पड़ता है। ततैया घर बना लेती, दीमक भी घर बना के रहती, चींटी भी अपना छेद करके रहती है, लेकिन मकड़ी जो होती है अपने जाले में रहती है, ना कि कॉलोनी में। ठीक है, वो घर बना के नहीं रहती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे, वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित एक गांव मकानों के लक्षण देखते हैं। तो एक राज्य से वहाँ की जलवायु के बारे में एक क्वेश्चन 100% आता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं कि किस टाइप की जलवायु है, क्या वहाँ के रहन सहन, वहाँ के घर के बारे में क्वेश्चन आता है। तो हमारा क्वेश्चन है, मकान बहुत मजबूत बांस के खंभों में बनाए जाते हैं। मकान बहुत ही मजबूत और किसमें? बांस के खंभे में बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। अंदर से भी मकान कैसे बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 2 से 3 मीटर ऊंचाई पर होते हैं और मकानों की छतें ढाली होती हैं। इनमें आप लोगों को केवल एक पॉइंट पकड़ने वाला है कि बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो बांस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? बांस हम लोगों के कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? तो बांस कहाँ पे होते हैं? बांस जो हमारा असम में सर्वाधिक होते हैं। कहाँ पे? असम में सर्वाधिक होते हैं।
असम का जो राष्ट्रीय वृक्ष बांसी है। असम से सर्वाधिक कहाँ होते हैं? बांस में होते हैं। तो बस यही पॉइंट पकड़ लेना, लिस्ट को सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो हमारा कुडुक जो हमारी झारखंड के निवासियों की भाषा है। कुडुक हमारे कहाँ के? झारखंड के निवासियों की भाषा है। और जो है हमारा ये कुडुक जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उरांव जनजातियों द्वारा भी बोली जाती है। और इसकी भाषा को क्या बोलते हैं? उरांव भाषा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनजातियाँ वो उरांव जनजाति होती है, उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो हमारी कहाँ पर बोली जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? 2005 में जो नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आएंगे आपके में, और एनसीएफ 2009 से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी तक होंगे उसमें तो 5 तक आ जाएगा। जो जूनियर की परीक्षा देंगे तो उसमें एनसीएफ 9 भी आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या रूपरेखा थी। इसमें भोजन के बारे में बताया गया था। एनसीएफ 2005 में किसके बारे में बताया गया था? तो इसमें भोजन के बारे में बताया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें भोजन, पहला नंबर सही हो रहा है, यही भोजन। ऑप्शन नंबर इसका ए, भोजन के बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम, विषय वस्तु जो थीम आधारित उपागम होंगे उसमें समर्थन में निम्न में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो निम्न में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, ये हम लोगों को देखना है। कौन सा तर्क सबसे सशक्त है तो देखना है हम लोगों को। इसमें क्या है कि जो समर्थन पहला है, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान कर लेंगे, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये हमारा जो है होगा कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि बनाने में मदद करता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखना, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार के लिए समृद्ध करने में मदद करता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कि यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने में संपूर्णता को ज्ञान करने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे सटीक बैठ रहा है, क्योंकि जो पर्यावरण होगा, पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ने में विषय वस्तु की थीम, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने में समर्थन में इनमें से कौन तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह जो हमारा पर्यावरण है, ये विषय सीमाओं को नरम बनाने में और संपूर्णता को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सटीक होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। कहानियाँ जो होती हैं प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक सुनाई जाती है। आप लोगों को भी सुनाई गई होंगी कहानियाँ, हमको तो सुनाई गई हैं। महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में निम्न में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कहानियों से व्यक्तियों के कहानियों से जो है हमारे व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, सही है। कहानियाँ जो सुनने से हम लोगों को अनुभव मिलता है, ठीक है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये भी सही है हमारा, कई क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। इसको देखते हैं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ कराती हैं, ये भी हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये हमारा गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं, इसका सही नंबर गलत बैठ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्योंकि 30 नंबर का होता है पेपर, हर विषय से 30 नंबर आने होते हैं। इसमें हमारा है पर्यावरण, यहाँ पे पर्यावरण लिखा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रहना चाहिए, सही है। व्याख्यान वगैरह नहीं करना ज़्यादा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, सही है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, ना कि उत्साहित, यानी बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, ठीक है। हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित वर्ड सही है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को स्वयं करके और स्वयं सीखने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये गलत है। बच्चे को लिखित जानकारी नहीं देनी है, बच्चे को समझाना है, उसको स्वयं करके देखना है, उसको रटना नहीं है, उसको समझाना है, जो भी समझे और स्वयं करके सीखने पर जोर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और तीनों सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। आप लोगों को अगर लग रहा हो कि हम लोगों ने मेहनत की है, वाकई मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और इसी टाइप के वीडियो के आने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बेहतर पेपर जाएगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।